जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बहुत लोगों का पूछना था कि सर एक बात बताइए, क्या हम ऐसा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर पाए। तो इसका आंसर बहुत सिंपल बेसिस पे स्पष्ट बता देता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जब आप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करने जाते हो, म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न देखते हो, आपको लगता है यार बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न्स इन्होंने दिए। कैसे दिए? उसमें सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि भाई साहब वो लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो, उसमें सारे साइकिल्स को आप यूज़ करते हो। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, मतलब एसआईपी कर रहे हो, महीने दर महीने आप उस फंड में पैसा डाल रहे हो, तो आप हाइक का तो मज़ा ही ले ही रहे हो। साथ ही साथ जब नीचे आता है मार्केट और आप अपनी एसआईपी बंद नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली नीचे के भाव पर भी आप बाइंग करते हो। बट इसका मेन एसेंस क्या है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप आराम से म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है उनको आराम से बीट कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, पर ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाली कंपनी खरीद लो, ये वाली कंपनी बेच दो। कंपनियों का नाम ज़रूर लूँगा मैं, बट यहाँ पर बाइंग सेलिंग नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए मैंने वो कंपनीज का नाम लेना है। तो लेट्स बिगिन विथ स्टेप नंबर 1। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेंचमार्क करो। बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है, आप समझो कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो तो उससे कितनी रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं बहुत ज़्यादा रिस्क पसंद नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली जो म्यूचुअल फंड्स में सिलेक्ट करूंगा, जिसका मैं रिटर्न देखूंगा, वो वाले म्यूचुअल फंड्स होंगे जो ज़्यादातर लार्ज कैप में पैसा डालते हैं या ब्लू चिप में पैसा डालते हैं। ये ऐसी कंपनीज में पैसा डालते हैं जो लंबे समय तक, अभी तक इतिहास गवा रहा है कि उसने लंबे समय तक बहुत अच्छा पैसा बनाया है। एग्जाम्पल, रिलायंस में जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, HDFC में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, TCS में किया हुआ है, इन्फोसिस में किया हुआ है, तो ये दिग्गज कंपनियों में वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक कंपैरिजन के लिए तो वो वाला म्यूचुअल फंड बन जाएगा। एग्जाम्पल, एक्सिस ब्लू चिप को ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बाइंग सेलिंग की बात नहीं कर रहा। एक्सिस ब्लू चिप में लिया तो मैंने उसका देखा कि उसमें किन किन कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया है। मुझे दिखा कि यार ये इंडिया की दिग्गज कंपनियां हैं, यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता। अब सिमिलरली अगर मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो जब मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस में इन्वेस्ट करूँगा? अपने लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करूँगा। तो इफेक्टिवली इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज़, इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट कितना, 10 लाख रुपीज़, तो मैं कुछ पोर्शन तो अपना कैश रखूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 20% में लिक्विड असेट्स में डालूंगा, जस्ट इन केस कभी मार्केट में नीचे आ जाता है तो फिर वापस लेने में ताकत तो बनी रहे। और बाकी का 80% बचा मेरे पास। 80% का मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट आई विल पुट इन लार्ज कैप कंपनीज। जैसे कौन कौन सी कंपनीज हो गई? रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, कोटक बैंक हो गया, SBI हो गया। ये सारी जो टॉप नॉच कंपनीज हैं उनमें सोचूंगा। तो अभी 20 रुपए तो कैश हो गया, 80 रुपए मेरे पास बचा है। 80 रुपए का 40 रुपए तो मैं किस में डाल दूंगा? लार्ज कैप में। अब मेरे पास कितने बचे? 40। ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहता हूं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बूस्ट करना, थोड़ा बहुत उसमें ऐसा इन्वेस्ट करूं जहां पर पैसा थोड़ा सा तेजी से बढ़े भी सही। तो इफेक्टिवली व्हाट आई कैन डू, मैं मिड कैप में पैसा डालूंगा। अब मिड कैप में कितना डालूं? 25 डाल देता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास 40 रुपीज़ बचे हैं ना। 25% उसमें डाल दिया और बाकी का स्मॉल कैप में डाल दिया। पेनी स्टॉक में कतई नहीं डालना। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, हमें तो पेनी स्टॉक में डालना ही है, 1 to 2% या 3% मैक्सिमम ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो डाल सकते हो। तो पहला स्टेप आपके लिए ये रहता है कि आपको अपना बेंचमार्किंग करना ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि मुझे कितनी रिस्क लेनी है। क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। अभी जिन लोगों ने पिछले साल अपनी एसआईपी चालू करी हो या इन्वेस्टमेंट चालू किया हो, लास्ट ईयर अगर सपोज जुलाई अगस्त में चालू किया हो, उनकी तो हालत ख़राब हो गई होगी म्यूचुअल फंड्स की। क्यों? मिड कैप में अपने पैसे डाल दिए, स्मॉल कैप में अपने पैसे डाल दिए, वो हालत कैसी हुई है उनकी। और तो और लोग थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डालते हैं, डिफेंस में डाल दिया, पावर में डाल दिया, आईटी में डाल दिया, फार्मा में डाल दिया। ये सब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप खुद को बेंचमार्क करो कि मैं सही राह पे जा रहा हूँ कि नहीं। स्टेप 2, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द सेक्टर्स। अब आपने बोला सर लार्ज कैप में पैसा डालना है, लार्ज कैप में डालना है, US चाइना वॉर चल रहा है, आईटी कंपनीज में पैसा कैसे डालें? आईटी कंपनी का पूरा बिजनेस डिपेंडेंट किसके ऊपर है? US के ऊपर है। तो आपको अब अगला स्टेप ये समझना पड़ेगा कि चलो फॉर एग्जांपल, मैं अभी अपना एग्जांपल लेके चलता हूं कि मुझे लार्ज कैप में पैसा डालना ज्यादा सही लगता है, तो मैंने ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में डाला। अब लार्ज कैप की कौन सी कंपनीज देखूं?
तो उसके लिए फिर मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने जाऊंगा स्टेप 2 में कि मैं सेक्टर्स देखूंगा कौन कौन से प्रोमिनेंट सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी रुझान है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि यार ये वाले सेक्टर्स में हम अच्छा काम करें क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक ब्राइट सेक्टर्स लग रहे हैं। उसमें से एक कौन सा हो गया? पावर। सोलर की बात कर रहा हूं, सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, बट देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम इंडियंस है, हमको पता है कि आगे ना पीछे जाके हमको रिन्यूएबल एनर्जीज चाहिए। तो सोलर कंपनीज में फिर कौन कौन सी दिग्गज कंपनी आ गई? अदानी पावर भी इन्वेस्ट कर रही है सोलर में, एनएचपीसी भी कर रही है, एनएचपीसी के अलावा वारी तो उसी की कंपनी है, एसडब्ल्यू सोलर है, उसके अलावा टाटा पावर भी सोलर में जा रही है। अब आपको इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों दिख गए। तो सेकेंड स्टेप में आपको सेक्टर चूज करने पड़ेंगे कि कौन से सेक्टर में अगले मैं 3 4 5 साल इन्वेस्ट करना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड में करते हो ना 5 1 साल के लिए, तो शेयर्स में क्यों नहीं? क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल है कि अरे मेरे को टाटा पावर में 30% रिटर्न मिल गया तो बेच दो, नई कंपनी पकड़ेंगे। तो ये चक्कर में लोगों का जो रिटर्न बनना चाहिए वो बनता नहीं है। लंबे समय तक होल्ड करना बहुत जरूरी है। अच्छी कंपनी लो, लंबे समय तक होल्ड करो, मजा ले तुमने म्यूचुअल फंड को बीट नहीं किया हो। तो दिस इज स्टेप नंबर 2 वेर यू अंडरस्टैंड द सेक्टर्स इन द मार्केट। और थोड़ा मैं इसको पहले इलेबरेट करता हूं स्टेप नंबर 3 पे जाने से पहले। एआई सबको पता है कि बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक ब्राइट है, बट एआई इज कनेक्टेड टू आईटी। आईटी में यूएस का लफड़ा चल रहा है, थोड़ा सा अवॉइड कर लो, थोड़ा वेट कर लो। जैसे यूएस का लफड़ा खत्म होता है, एंटर इनटू इट। फिर एआई की कौन सी बढ़िया कंपनी है उनके ऊपर अपना फोकस जमाए रखो। थर्ड, डिफेंस सेक्टर। जब तक करंट गवर्नमेंट काम कर रही है तब तक डिफेंस को ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हम सब समझ रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है तो डिफेंस का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ही है, पावर सेक्टर का रोल है। ये सारी चीजें सेक्टर्स में समझ में आती है। दैट इज स्टेप नंबर 2। लेट्स कम टू स्टेप नंबर 3। कौन सी कंपनीज पे इन्वेस्ट करें? सर आपने सेक्टर तो समझा दिया हमको, मेरे हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर तो बहुत बढ़िया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी की कोई भी सेक्टर में आप पैसा डालोगे, कोई भी कंपनी में पैसा डालोगे, वारी में डाला तो वारी क्या काम करती है वो देखो, सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, वो उसका किस तरह से काम है। एनएचपीसी क्या कर रही है सोलर में वो देखो। उसके बाद में एनटीपीसी का क्या रोल है, एनटीपीसी ग्रीन का क्या रोल है, अदानी ग्रीन का क्या रोल है। और अदानी एंटरप्राइज की एक और कंपनी है अनिल, उसको सर्च करना जरा, तो वो वाली कंपनी का क्या रोल है। तो आपको रिन्यूएबल एनर्जीज की अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप दिखेगी। फिर आपको ये समझ में आएगा और ये रिन्यूएबल एनर्जी को पैसे कौन दे रहा है? बैंक्स दे रही है। तो आपको समझ में आएगा नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने के लिए एक और सेक्टर है, वो है पावर फाइनेंस कंपनीज, जिसमें पीएफसी का नाम ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आईआरईडीए, आरईसी लिमिटेड, आईआरएफसी को भी पावर प्रोजेक्ट्स। तो अब इसमें जाना चाहिए, पावर में जाऊं या पावर फाइनेंस में जाऊं, उनकी कंपनीज को ध्यान दें। और इन सब में तो यार मैं तो आपको मेरी फेवरेट भी बता देता हूं, आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसका काम ही क्या है कि पावर को अगर जिसको नीड है वो आके आईईएक्स को बोलेगा ये मेरे को नीड है पावर की, मेरे को दिला दो। जिसके पास पावर जनरेट कर रहे हैं ये लोग, पावर जनरेट करके आईईएक्स को बताएंगे हमारे पास इतना पावर है, कोई ग्राहक है तो बता दो। तो आईईएक्स क्या है? एक तरह का पावर का एनएससी और बीएससी है। तो क्यों नहीं इस पे पैसा डाले? अब ये वाली चीज आईईएक्स तो मेरी बहुत टाइम से फेवरेट है। अगर आप मेरे को साप्ताहिक मार्केट अपडेट पे बराबर फॉलो कर रहे हो तो मैं आईईएक्स के लिए कितनी बार बात किया। जब 120 पे भी आया था तो उसके वहां से रिवर्ट किया था मैंने, सबको था 120 एक स्टॉप लॉस है, अगर वो हिट नहीं होता तो यहां से भाग जाएगा। 191 192 पहुंच गया यार। वो कैसे देखेंगे, वो आगे स्टेप्स में आएगा। तो थर्ड स्टेप आपका क्या है, कौन सी कंपनीज हैं वो देखनी है। अब यार देखो उसमें एक और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। अब बजट आया, बजट के टाइम पर आपने नोटिस किया होगा हेरिटेज फूड नाम की एक कंपनी थी, क्या भागी है। क्यों भागी? चंद्रबाबू नायडू जी की कंपनी है वो, और चंद्रबाबू नायडू जी ने सपोर्ट किया था बीजेपी गवर्नमेंट को टू मेक द गवर्नमेंट, इनफैक्ट नीतीश कुमार ऑल्सो। अब इन लोगों ने सपोर्ट करके अगर गवर्नमेंट बनाई है तो इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप एक बार देखना 4 जून का चार्ट, मार्केट कहाँ जा रहा था, हेरिटेज फूड कहाँ जा रहा था, और ये हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। लेट्स कम टू फोर्थ स्टेप, दैट इज अंडरस्टैंड द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने सब सिलेक्शन कर लिया, आपने कंपनीज भी सिलेक्ट कर ली, कब एंट्री करें। तो एक है ना बहुत नॉर्मल सा, जब हम प्रोफेशनल बन जाते हैं तो एक नॉर्मल सा हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, यू शुड ऑलवेज बाय द फियर्स एंड यू शुड ऑलवेज सेल द गुड न्यूज़। कहने का मतलब जब मार्केट में फियर है, पैनिक है, तब हमें एंटर करना चाहिए मार्केट में। और जब मार्केट में सब हर्ष उल्लास की बातें चल रही हैं तो उस समय थोड़ा एग्जिट कर लो तो कोई बुरी बात नहीं है।
तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमें कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। अब आप बोलोगे सर मार्केट गिर रहा था हमने तो खरीद लिया, बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स कर करके हमारे डिप खत्म हो गए, अब क्या करें? तो कब एंटर करना है? हर डिप पे एंटर नहीं करना। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्शन एंड क्रैश। अगर मार्केट अपने टॉप से या कोई भी कंपनी अपने टॉप से 20% तक गिर रही है और 20% से वापस रिवर्ट कर रही है तो 20% उसका सपोर्ट है, 20% तक करेक्शन माना जाता है। जैसे निफ्टी की बात कर लो, 26,200 का हाई बनाया, उसका 20% अगर तुम नीचे जाओगे तो अराउंड 21,000 के करीब करीब आता है, 21,700 से पलटा है वो, और वही उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, 17% पे था, 20% तो हुआ ही नहीं, तो काहे का मार्केट क्रैश की, तो करेक्शन है, उसके बाद बढ़ गया। अब आप बोलोगे सर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो 20% से नीचे जाती है, उसके बाद फिर वो हालत उसकी खराब हो जाती है। टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले लो, 1150 का होने के बाद 500 पे आ गया। तो एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, 20% पे एक एंट्री बनती थी। अब अगर 20% को टूट गया तो स्टॉप लॉस लगाओ ना यार। स्टॉप लॉस का मतलब ही क्या? स्टॉप लॉस इसी के लिए तो लगाते हैं। अब जैसे आपको दिखा 20%, तो अगला लेवल होता है कि 50% हो जाए तो एंटर करो, जैसे CDSL हुआ। अब वहां पे आप ले लो और वहां पे फिर स्टॉप लॉस लगा के फिर एंटर करो। फॉर एग्जाम्पल CDSL 2000 का 1000 रुपये हो गया, आपने 1000 रुपये पे एंट्री कर ली। आपने बोला मैं 950 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 5% का स्टॉप लॉस है, क्या दिक्कत है? ऊपर जाने के लिए 2000, नीचे जाने के लिए 5% ही है, मतलब नीचे जाने के 50 रुपये, ऊपर जाने के लिए 1000 रुपये, क्या चाहिए और यार? और अगर चलो 50 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, दूसरे कल मार्केट नहीं खुलने वाला है क्या? हम कल नई घोड़ी नया दाम करेंगे। अब उस सिचुएशन में जैसे ही मार्केट ऊपर चले गया, अरे सर 1000 का है ना 1300 हो गया, तो पहली चीज तो 1000 पे स्टॉप लॉस लगा दो, अब लॉस नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस थ्योरी। ये सारी चीजें, सारा कंटेंट मैं ना डिटेल में सिखाता हूं अपने कोर्स में, द लॉजिकल इन्वेस्टर में। अगर आपको वो पढ़ना है तो प्लीज मेक श्योर, और वो रियलिटी पढ़ाई है, वो प्योरली पढ़ाई है, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर है, और वो ट्रेडिशनल कोर्स नहीं है। उसमें इंट्राडे नहीं सिखाया जाता है, उसमें ऑप्शन बाइंग सेलिंग नहीं सिखाई जाती, फ्यूचर्स में काम करना नहीं सिखाया जाएगा, उसमें प्योरली इन्वेस्टिंग सिखाई जाती है, जिससे रात को हमें एकदम भरपूर नींद आए और पैसा भरपूर बने। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए, कोर्स मैसेज कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको डेफिनेटली उस पर रिवर्ट करेगी। तो स्टॉप लॉस थ्योरी किस तरह से यूज करनी है, दैट इज आर स्टेप नंबर 4। यहां तक स्टेप नंबर 4 तक पहुंच जाएंगे। अब स्टेप नंबर 5 देखो, कितना भी सोशल मीडिया पे अजीब अजीब बातें कर लें कि कोई टेक्निकल चार्ट काम नहीं करते हैं, कोई ये काम नहीं करते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई फालतू की बात तो मेरे लिए तो नहीं है, अभी तक के मेरे इतिहास में, अपने करियर में मेरे लिए तो नहीं है। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स जो टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। फिबोनाची लेवल्स होते हैं, उसको फिबोनाची लेवल बोलते हैं। फिबोनाची लेवल आपको क्लियरली बताएगा आपका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है। यूज़ करो ना यार। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जब तक ये तुमने 5 स्टेप्स यूज़ कर लिए। पहला स्टेप क्या था? बेंचमार्किंग करना, अपनी रिस्क समझ लो, रिटर्न देख लो कितना एक्सपेक्टेड है। सेकेंडली, आप सेक्टर्स को समझो। थर्ड, सेक्टर की कंपनीज को समझो। फोर्थ, उसका समझो कि एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है। और फिफ्थ, उसका टेक्निकल एनालिसिस एक बार चेक करो। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने इन डेप्थ पढ़ लिया ना, इसमें इन डेप्थ काम कर लिया, पैसा तुमने लगाया ना, तुम्हें इन्वेस्ट करना है ना, और तुम्हें इन्वेस्ट करने के बाद में तुम्हें अच्छा रिटर्न चाहिए ना। ऐसे तो मैं आपको 10 कंपनी ऐसे ही बता देता और वो बोल देता खरीद लो। वो मैं नहीं कर सकता, वो मैं करना भी नहीं चाहता। उससे आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाओगे, उससे सिर्फ ये होगा कि आप मेरे पे डिपेंड हो जाओगे। तो आप 2 मिनट समझो, सेक्टर्स को समझना, जोमेटो हम क्यों लेना चाहते हैं, स्विगी क्यों लेना चाहते हैं, CDSL में पैसा क्यों डालना चाहते हैं, IEX में क्यों डाल रहे हैं, NHPC में विजन क्या है, ये सब आपको इन डेप्थ बनाना पड़ेगा, तो जाके पोर्टफोलियो बनेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को आप ऐसे ही बीट कर पाओगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। ये वाला भी था, आपने कमेंट किया था कि सर म्यूचुअल फंड से बेटर हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे बनाए, तो मैंने चलो इसके ऊपर भी बात कर ली जाए। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।